स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और एक अनुमान लगाने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी सजेस्ट्स अ ग्रेट पावर वॉर इज कमिंग। ये आर्गुमेंट देते हैं मैथ्यू क्रॉनिक, हु इज द डिप्टी डायरेक्टर फॉर अटलांटिक काउंसिल्स सेंटर फॉर स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं कि क्यों अलग अलग इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी नहीं, मैं कहूंगा थ्योरीज के दृष्टिकोण से क्या आने वाले समय में एक युद्ध आ रहा है। देखिए, जब भी हम लोग एक इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी या फिर अप्रोच के बारे में बात करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सबसे पहले वो डिफाइन करे, राइट। कुछ पैरामीटर्स देकर वो डिफाइन करे कि क्यों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह का है और किस तरह से वो स्टेबल रह सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पावर मॉडल की बात करें, जो काफी प्रोमिनेंट था 20th सेंचुरी में, तो बैलेंस ऑफ पावर मॉडल ये कहता है कि स्टेट एक्टर्स, केवल स्टेट एक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि जो देश हैं वो कंटिन्यूअसली एक पावर कंपटीशन में रहते हैं और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहना चाहिए। कुछ मेजर प्लेयर्स रहेंगे, 6 से 7 मेजर प्लेयर्स रहेंगे जो एक पावर कंपटीशन में लगते रहेंगे। अगर कोई एक देश है जो अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बढ़ाएगा, तो दूसरा देश भी कोशिश करेगा कि वो अपनी मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर बढ़ाए टू compete with अदर पावर। अगर खुद से नहीं हो रहा है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू सेल्फ हेल्प, तो बैलेंस ऑफ पावर डिड बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ अलायंसेस हो या फिर आप अपने गुट बनाइए, राइट, कलेक्टिव डिफेंस मॉडल्स। तो इन सब चीजों को का इस्तेमाल करके बैलेंस ऑफ पावर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था इंटरनेशनल रिलेशंस को। और कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर मॉडल में कई सारे होल्स हम लोगों ने देखे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई सारी नई थ्योरीज आई, कई सारी नई इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज, नए आइडियाज, नए पैराडाइम्स इवॉल्व हुए। नॉट जस्ट वर्ल्ड वॉर 2, बट मैं कहूंगा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धीरे धीरे नए पैराडाइम्स, नए आइडियाज इवॉल्व हुए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया कि एक रिलेटिव पीस मिला हमें पिछले 70-75 सालों में, लेकिन अभी का जो सिनारियो है, स्पेशली 2020 के बाद, एक अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि देयर इज अ ग्रेट पावर वॉर कमिंग। तो इस चीज को समझते हैं ये क्यों हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग इंटरनेशनल थ्योरीज के बारे में, कैसे वो पहले स्टेबिलिटी की बात करते थे और कैसे मैथ्यू क्रॉनिक अभी आर्गुमेंट करते हैं कि उन्हीं थ्योरीज का इस्तेमाल करके आर्गुमेंट देते हैं कि प्रोबेबली अ ग्रेट वॉर इज कमिंग। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब इस पर्टिकुलर डिस्कशन को हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे देख सकते हैं, स्पेशली अगर आपका ऑप्शनल है PSIR, तो सिंपल से आपको कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे आपको पूछा गया कि इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी क्या वो पेसिमिस्टिक है या फिर क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है। देखिए, पहले हम लोग ऑप्टिमिज्म के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो बताते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर स्टेबल रहा है, और सेकेंड भाग में हम लोग क्रॉनिक की आइडियाज देखेंगे और कैसे वो पेसिमिस्टिक बन रहे हैं थ्रू द थ्योरीज इटसेल्फ, राइट। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, या फिर इन जनरल इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज के ऊपर भी आपको सवाल आ सकते हैं। तो काफी अच्छा फॉर्डर आपको मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि केवल कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए हैं, 31 अगस्त, राइट। तो 31 अगस्त आखिरी तारीख है हमारे फाउंडेशन बैच की एडमिशन की। ऑल्दो क्लासेस शुरू हो चुके हैं 22 अगस्त से, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है कि आप यहाँ पे एडमिशन करें। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, जल्द से जल्द यहाँ पे एडमिशन ले। ये जो फाउंडेशन बैच है, ये आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल योर सिविल सर्विसेज नीड्स, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। प्रीलिम्स की भी तैयारी करेंगे, मेंस की भी तैयारी करेंगे। यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद आपकी MCQ की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाया जाएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जाएगी, और ये सारी चीजें आपको मिलेगी एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 18,999 ओनली, कंप्लीट कोर्स। और इसी में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगी। ऑल्दो कंपनी प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, तो आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा फॉर 18,999। सो डू नॉट वेट टिल 31st, लास्ट मिनट रश जो है उसको अवॉइड कीजिए और जल्द से जल्द यहां पे एनरोल कीजिएगा।
चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज के बारे में। अब देखिए, कई दशकों से, स्पेशली मैं कहूंगा 1945 के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो 1945 के बाद कई सारी नई इंटरनेशनल थ्योरीज, नई आइडियाज आई, जहां पे बहुत ऑप्टिमिज्म उन्होंने दिखाया कि मेजर पावर्स के बीच ज्यादा टसल नहीं हुई। ऑल्दो कोल्ड वॉर का टाइम था, लेकिन मोस्टली लड़ाई नहीं हुई, कोऑपरेटिव रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। जहां पे भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, तो डिफरेंसेस को रिजॉल्व करके अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ है। यस, ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो चलेगी, कंपटीशन तो चलेगा, बट इन जनरल जो न्यूअर इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज इवॉल्व हुई है, वो कहती है कि द वर्ल्ड हैज बीन रादर पीसफुल बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। लेकिन अभी मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 75 ईयर्स के बाद थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट ब्लीक फॉर इंटरनेशनल पीस। तो इस चीज को समझते हैं, सबसे पहले इस आइडिया को समझते हैं कि कैसे पीसफुल रहा, कैसे लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि पीस बरकरार रह सकती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग आइडियाज की बात करेंगे। पहले हम लोग रियलिस्ट डिस्कोर्स की बात करेंगे। देखिए, रियलिज्म एक बहुत ही डोमिनेंट पैराडाइम रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि बाकी जो भी थ्योरीज आई हैं, बाकी जो भी अप्रोचेस आई हैं, दे आर नथिंग बट फुटनोट टू द रियलिस्ट आइडियाज। अब रियलिज्म क्या कहता है कि लुक एट द वर्ल्ड एज इट इज। रियलिज्म कहता है कि नेशंस ऑल्सो वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नेचर इटसेल्फ, यानी कि ह्यूमन नेचर कैसा है, सेल्फ सेंट्रिक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन के ऊपर हम लोग फोकस करते, तो वैसे ही देश भी सेल्फ प्रिजर्वेशन की तरफ ही देखता है, नेशनल इंटरेस्ट को ही सुप्रीम रखता है, और ये काफी डोमिनेंट आइडिया भी रही है। लेकिन अगर हम लोग 1945 के बाद में देखें, न्यू रियलिस्ट आइडिया जरूर आ चुकी हैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं वर्ल्ड ऑर्डर को, जैसे कि बाइपोलैरिटी पीस लाता है करके। अब इसके एक प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट है केनेथ वॉल्ट्ज, राइट। केनेथ वॉल्ट्ज कहते हैं कि बाइपोलैरिटी जब थी, जब कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर के दौरान 2 गुट बने, यूएसए बना, यूएसएसआर बना, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, दोनों ने गुट बनाए। ऑफ कोर्स कुछ प्रॉक्सी वॉर जरूर हुए, बट मोर और लेस वी डिड नॉट विटनेस वर्ल्ड वॉर 3 एंड इट ब्रॉट पीस। बाइपोलैरिटी इज रैदर पीसफुल कहते हैं केनेथ वॉल्ट्ज। इसके अलावा कुछ और भी न्यू रियलिस्ट आइडियाज आई, जैसे कि यूनिपोलैरिटी। अब ये स्पेशली मैं कहूंगा 1991 के बाद यूनिपोलैरिटी के जो प्रोपोनेंट्स है, अब यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्सेप्ट है ऑफ हेजिमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। ये कहता है कि विश्व में हमेशा एक हेजिमन की जरूरत होती है। एक हेजिमन रहेगा तो वर्ल्ड पुलिस की तरह या फिर ग्लोबल पुलिस की तरह वो एक्ट करेगा और वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। और कई दशकों में हम लोगों ने देखा है कि बहुत हेजिमन्स आए, जैसे कि पहले हेजिमन था ब्रिटेन, ऑलमोस्ट 100 सालों के लिए, 1 सेंचुरी के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं ग्लोबल पुलिस का रोल जरूर अदा किया। ब्रिटेन की डिक्लाइन के बाद हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ हद तक हेजिमनिक एक स्टेटस जरूर उसने अचीव किया, स्पेशली 1991 के बाद। बट अगेन 21st सेंचुरी में हम लोग कह सकते हैं कि यूएस हेजिमनी हैज स्टार्टेड टू इरोड, राइट। तो हेजिमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी के काफी सारे प्रोपोनेंट्स हैं, जैसे कि चार्ल्स किंडरबर्गर हो गए, स्टीफन क्रैसनर हो गए। इन्होंने बताया है कि यूनिपोलैरिटी यानी कि एक वर्ल्ड हेजिमन रहेगा तो शांति मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि वो वर्ल्ड पुलिस का रोल अदा कर सकते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल दिस इज नॉट सीन, क्योंकि बाइपोलैरिटी का फेज हम लोगों ने देखा कोल्ड वॉर के दौरान, यूनिपोलैरिटी का फेज हम लोगों ने देखा स्पेशली एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद 1991 से लेकर मैं कहूंगा 2001 तक, 10 सालों तक यूएसए एक हेजिमन रहा। लेकिन अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो सिनारियो है, कि जो फेस है, वो बदल रहा है। एक और न्यू रियलिस्ट आइडिया है, वो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर फोकस करता है। अब अगेन यहां पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट, अगेन केनेथ वॉल्ट्ज। केनेथ वॉल्ट्ज कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स आर एक्चुअली वेपन्स ऑफ पीस। इनफैक्ट वो कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कुछ हद तक हो, यानी कि 2 दर्जन के आसपास अगर कंट्रीज हो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, तो एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। सो अगेन दैट इज हिज आइडिया वेयर ही सेज न्यूक्लियर वेपन्स किसी ने इस्तेमाल नहीं किए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स रेस चल रही है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स आर रैदर वेपन्स ऑफ पीस, दे आर नॉट वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि कोई इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। सबको डर ये लगा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर यूज करेंगे तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा, इसीलिए ही कंसिडर्स इट एज द आइडिया ऑफ पीस। अब ये तो रियलिस्ट या फिर न्यू रियलिस्ट आइडिया होगी, कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन आपको कर पा रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर में स्पेशली 1945 से लेकर अभी तक जो समय रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं पीस बरकरार रहा है। अलग अलग थ्योरीज ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है रियलिस्ट पैराडाइम से।
अब दूसरे भाग में हम लोग लिबरल आइडियाज को जब देखेंगे तो लिबरल आइडियाज कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जिस तरह से इवॉल्व हुई है, स्पेशली लिबरल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, इससे पहले लीग ऑफ नेशंस था, वुडरो विल्सन वाज अ वेरी प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट ऑफ दिस, कि लिबरल इंस्टीट्यूशंस यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जब आएंगे तो वहां पे सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व कर पाएंगे और कहीं ना कहीं इससे पीस मेंटेन होती है। अब कुछ हद तक हम लोग इसको अग्री कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र का रिकॉर्ड ओके सा रहा है, एटलीस्ट हम लोग ये कह सकते हैं दे हैव बीन एबल टू अवॉइड वर्ल्ड वॉर 3। इसके अलावा लिबरल थ्योरी में एक और आता है इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी। इंटरडिपेंडेंस मतलब जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के प्रति हम लोगों ने देखा है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर काफी निर्भर हो चुका है। अब इस चीज का जो गोल्डन पीरियड था, मैं कहूंगा स्पेशली 1970s से लेकर अभी 2020 तक या फिर 2018 तक, जब से यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, तब से डी ग्लोबलाइजेशन की हम लोग जरूर बातें करते हैं, लेकिन 1970 से लेकर 2020 तक इसका गोल्डन पीरियड रहा है जहां पे इंटरडिपेंडेंस कंटिन्यूसली बढ़ी। शुरुआती दौर में केवल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस था, लेकिन धीरे धीरे ये डिपेंडेंस कॉम्प्लेक्स होने लगी, यानी कि अलग अलग स्ट्रीम में अभी देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, नॉट जस्ट इन द इकोनॉमिक रेल्म बट इन द स्ट्रेटेजिक रेल्म, टू कोऑपरेट एट द इंटरनेशनल लेवल। तो अलग अलग रेल्म्स में जा चुका है। और इसके प्रोपोनेंट जोसेफ नाई हैं, रॉबर्ट कियोहे ने, ये वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की वजह से देशों के बीच अच्छे रिलेशन है, कोऑपरेटिव रिलेशन है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने पीस जरूर देखा है। अब एक और लिबरल आइडिया है डेमोक्रेसी की, राइट। दिस इज बेसिकली द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, राइट। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी बाय माइकल डॉयल। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसीज एक दूसरे के बीच नहीं लड़ते हैं और धीरे धीरे अगर डेमोक्रेसी स्प्रेड हो जाए तो वर्ल्ड में पीस जरूर आ सकती है, राइट। कुछ हद तक इसके मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है, बट अगेन मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आप रियलिज्म का एक्सप्लेनेशन लीजिए, लिबरलिज्म का एक्सप्लेनेशन लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल ऑर्डर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन है इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग एक और थ्योरी की बात करें, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी की बात करें, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कॉलर्स लाइक अलेक्जेंडर वेंट हो गए, मार्था फिनमोर हो गई, वो कहते हैं कि नए जो ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग एक यूनिटी देख सकते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल, जैसे कि ह्यूमन राइट्स की एवोल्यूशन हो रही है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे सभी लोग साथ में आ रहे हैं, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल टेररिज्म के चलते तो नई आइडियाज इवॉल्व हो रही है। जो पुरानी आइडियाज थी जहां पे बैलेंस ऑफ पावर की हम लोग बात करें, पहले इश्यूज कुछ अलग थे, पहले आइडियाज कुछ अलग थे, जैसे कि पायरेसी वाज वन ऑफ द इशू, बट नाउ पायरेसी हैज टेकन अ बैक स्टैंड, ग्लोबल टेररिज्म हैज इवॉल्व्ड एज न्यू चैलेंज, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैव इवॉल्व्ड एज न्यू चैलेंज, रिफ्यूजी क्राइसिस इवॉल्व्ड एज न्यू चैलेंज। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं देश साथ में आ रहे हैं, एक लाइकलीहुड होती है, कोऑपरेटिव बिहेवियर जरूर होता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने पीस देखा है। और कहीं ना कहीं सारी थेरीज ये कहती हैं कि इट हैज बीन सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ अवॉइडिंग द वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड बताते हैं, राइट। मैथ्यू क्रॉनिक बताते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग इन्हीं थेरीज के दृष्टिकोण से एनालाइज करें आज का जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उससे वो कहते हैं परहैप्स अ ग्रेट वॉर इज कमिंग। क्यों? क्योंकि आप एक तरफ देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ग्रुप है, और दूसरी तरफ आपको चाइना और कंपनी मिलेगा। इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिवीजन हो चुका है वर्ल्ड ऑर्डर का। अब हम लोग रियलिस्ट दृष्टिकोण से ही पहले एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इनका पहला एक्सप्लेनेशन था बाइपोलैरिटी अच्छी स्टेबिलिटी ला सकती है, यूनिपोलैरिटी अच्छी स्टेबिलिटी ला सकती है। तो यहां पे क्रॉनिक कहते हैं आज का जो मॉडल है ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इट इज नेदर बाइपोलर, इट इज नॉट यूनिपोलर ऑल्सो, इट इज रैदर मल्टीपोलर, जहां पे अलग अलग पावर सेंटर्स बन चुके हैं 21st सेंचुरी। और 21st सेंचुरी का ये फीचर भी है मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलैटरलिज्म। लेकिन वो कहते हैं मल्टीपोलैरिटी इज क्वाइट सिमिलर टू द बैलेंस ऑफ पावर ऑफ 20th सेंचुरी, इजंट इट? क्योंकि मल्टीपोलैरिटी में क्या है कि अलग अलग पावर्स इवॉल्व हो चुके हैं, देयर आर ग्रेट पावर्स, देयर इज अ पावर कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन बिटवीन टू, यूएसए एंड चाइना। यूएसए हेजिमनिक पावर है, चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है, लेकिन दूसरे मिडिल पावर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे रशिया हो गया, अभी इंडिया हो गया, आपके ब्राजील हो गए, दूसरे कंट्रीज आर ऑल्सो इवॉल्विंग। तो कहीं ना कहीं दिस मल्टीपोलैरिटी can be compared with balance of power model of 20th century, and we all know कि जो balance of power model था ultimately it ended in what? It ended in First World War I, later on World War II। अगर हम लोग न्यूक्लियर
वेपन्स के दृष्टिकोण से भी देखें, केनेथ वॉल्ट्स कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ पीस। बट इमेजिन कीजिएगा कि न्यूक्लियर वेपन्स रोग स्टेट्स के पास पहुंच गए, जैसे कि ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, या फिर नॉन स्टेट प्लेयर्स के पास पहुंच गया, जैसे कि टेररिस्ट एक्टर्स के पास, तो क्या होगा? विल वर्ल्ड पीस बी मेंटेन्ड? परहैप्स वी आर लुकिंग एट अ मच बिगर वॉर। इसके अलावा क्रॉनिक ऑल्सो गिव्स एग्जांपल फ्रॉम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ न्यू वेपनरी। पहले न्यूक्लियर वेपन्स थे, अभी अलग अलग तरह के वेपन्स आ रहे हैं, राइट, विदाउट ह्यूमन प्रेजेंस, जैसे कि अनमैन्ड एरियर व्हीकल्स हो गए, आपको रेडिएशन बेस्ड वेपन्स हो गए, सैटेलाइट बेस्ड वेपन्स हो गए, और आजकल के ज़माने में डिजिटल एवेन्यू में जैसे कि साइबर वेपनरी या फिर साइबर जो पावर क्रिएट कर रहे हैं देश, तो दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू मोर एंड मोर टेंशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर हम लोग लिबरल दृष्टिकोण से देखें, लिबरलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से पीस मेंटेन है, लेकिन उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में भी फ्रैक्चर आ चुका है। इन इंस्टीट्यूशंस में भी आप देख सकते हो इट इज बेसिकली यूएसए वर्सेस चाइना और यूएसए वर्सेस रशिया। क्लासिक एग्जांपल है, लुक एट यूनाइटेड नेशंस। रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर और उनके खिलाफ ही रेजोल्यूशन चल रहा है संयुक्त राष्ट्र में। वो खुद ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन भी है और उन्होंने खुद के खिलाफ रेजोल्यूशन को वीटो किया। लुक एट डब्ल्यूएचओ में कोविड-19 की जो ओरिजिन थी उसके प्रति इन्वेस्टिगेशन करनी थी, और चाइना यहां पे एक बहुत बड़ा प्लेयर था डब्ल्यूएचओ में, और उन्होंने कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टिगेशन को स्टाइफल किया। अगेन एलिगेशंस आर देयर फॉर श्योर। तो इंस्टीट्यूशंस में भी एक दरार आ चुकी है, एक फ्रैक्चर आ चुकी है। सो विल इंस्टीट्यूशनलिज्म वर्क इन फ्यूचर? परहैप्स नॉट, क्योंकि हम लोग इसके प्रति काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी देख चुके। देयर इज डेमोक्रेसी डेफिसिट, देयर इज टू मच ऑफ स्वे टुवर्ड्स द वेस्टर्न पावर्स, तो यहां पे भी एक फ्रैक्चर जरूर आ चुका है। जो लोग कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी की, जो लोग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात किया करते थे, कहीं ना कहीं उनके आर्गुमेंट में भी एक फ्लॉ जरूर आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक गोल्डन पीरियड था ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन धीरे धीरे अभी डीकपलिंग चल रही है। सभी लोग चाइना से डीकपल कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। हम लोग उदाहरण दे सकते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जो चाइना की थी उससे डीकपल कर रहे हैं सभी लोग। चाइना के ऊपर जो निर्भरता बढ़ी है उससे भी डीकपल कर रहे हैं। देश अभी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज ला रहे हैं, राइट, अमेरिका फर्स्ट, बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन, राइट, इंडिया की तरफ से आत्मनिर्भर भारत। अलग अलग देश अपने लिए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स और इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज ला रहे हैं। अब डेमोक्रेसी के दृष्टिकोण से, अगर माइकल डॉयल कहते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में डेमोक्रेसी सेल्डम फाइट, बट सवाल यह भी उठता है, क्रॉनिक कहते हैं कि आर डेमोक्रेसीज यूनाइटेड टुडे? एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कंटिन्यूसली कम्पीट कर रहा है चाइना के साथ, दूसरी तरफ है चाइना जिसके अच्छे संबंध है यूरोपियन यूनियन के साथ, इकोनॉमिक रिलेशंस। इनफैक्ट यूएस की ही आप बात कर लीजिएगा, यूएस खुद ही डील करता है बहुत सारे ऑटोक्रेटिक कंट्रीज के साथ। सो आर डेमोक्रेसीज यूनाइटेड? नो, यू कैन सी अ फ्रैक्चर हियर ऑल्सो। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज्म के आइडिया से, ऑफ कोर्स जो नए पैराडाइम से, नए आइडिया से, उसके चलते थोड़ा यूनिटी जरूर आई है। स्पेशली मैं कहूंगा क्लाइमेट चेंज के दृष्टिकोण से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इज अ वेरी सक्सेसफुल आइडिया। लेकिन अभी फिलहाल पिछले 1 साल 1.5 साल में एक नया कंस्ट्रक्शन डेवलप हो चुका है, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी। कौन सा मॉडल बेटर है? क्या वेस्टर्न मॉडल बेटर है या ऑटोक्रेटिक मॉडल जो रशिया में चल रहा है, जो चाइना में चल रहा है, क्या वो मॉडल बेटर है? इसके बीच एक टसल चल चुकी है। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडियाज में भी एक ब्रेक हम लोग देख सकते हैं, या फिर एक कंपटीशन हम लोग यहां पे भी देख सकते हैं। इन सारे पॉइंटर्स के चलते मैथ्यू क्रॉनिक कहते हैं कि जो थेरीज अब खुद को एक्सप्लेन करने के लिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, स्टेबिलिटी किस तरह मेंटेन है, जिसको एक्सप्लेन किया करते थे, उन्हीं में कहीं ना कहीं अभी फ्लॉस आ चुकी हैं, उन्हीं में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। और इसीलिए वो अनुमान लगाते हैं दैट परहैप्स a great power war is coming very very soon. On one side there would be United States of America, on other side there would be China and company, and perhaps a great power war is coming with other players also getting involved somehow. Let us hope that this does not happen. लेकिन एकेडमिक दृष्टिकोण से काफी इंटरेस्टिंग सा ये डिस्कशन था, जहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस थेरीज के पर्सपेक्टिव से ही उसमें लूपहोल्स या फिर उसमें फ्लॉस ढूंढकर आर्गुमेंट ये दिया गया है कि ग्रेट पावर वॉर इज कमिंग मे बी। Let's wait and watch how this unveils. If there is a great war coming or not, we'll know, and whenever something happens, we'll discuss that on Study IQ. अगर इसके प्रति भी कोई अपडेट आएगी तो हम लोग जल्द से जल्द Study IQ पे डिस्कस जरूर करेंगे। But that is it right now in this particular discussion. Do let me know your thoughts in the comment section. क्या आपको लग रहा है कि is a great war coming soon? Right? Let me know your thoughts. That's it.
इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।